जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 क्षितिज चैप्टर 2 यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। भाई एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रटना तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े, आसानी से आप याद कर लें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि परशुराम के क्रोध करने पर, ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं पेन का, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा कारण बताया या कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। क्या क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा कि धनुष बहुत पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी धनुष उनके लिए एक समान है और इस धनुष के टूटने से कोई या लाभ या फिर हानि नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राम ने तो इसे नया समझकर छुआ था और छूने भर से ही टूट गया, तो भला इसमें उनका कैसे दोष हो सकता है। ठीक है, उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैंने नई बुक यानी 2025-26 की जो नई बुक आई है उस बुक से ये सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो आपकी जो पुरानी बुक है तो हो सकता है कि उसमें के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में ना मिले, क्योंकि हम नए सिलेबस के आधार पर देखने वाले हैं, हम पुराने सिलेबस को नहीं देखेंगे। जो हमारा नया कोर्स है हम उसी से सारे प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि वही आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार इस चैप्टर के बहुत सारे पैराग्राफ या कह लो बहुत सारे पद्यांश कटे हैं, तो हम उनको नहीं पढ़ने वाले हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्द में लिखिए। यानी कि परशुराम जब गुस्सा कर रहे थे तो राम और लक्ष्मण जी ने उनके साथ जैसा बर्ताव किया उसके आधार पर आप उनकी विशेषताएं बताइए अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाइनों में हमने राम की विशेषताएं, फिर 3 लाइनों में हमने लक्ष्मण जी की विशेषताएं लिखा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि राम का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, उनके मन में बड़ों के प्रति सम्मान की भावना है। भाई वो बड़ों का हमेशा आदर सम्मान सत्कार करते हैं। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना कर्तव्य समझते हैं। परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह उनका सम्मान करते हैं और इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पे लक्ष्मण जी का स्वभाव लिखेंगे। तो लिखेंगे कि लक्ष्मण जी का स्वभाव राम से एकदम अलग है। वो बहुत ही क्रोधी यानी गुस्सैले प्रकृति के हैं। ठीक है, हालांकि उनके अंदर भी बड़ों के प्रति सम्मान है, परंतु उनकी वाणी थोड़ी कठोर है। ठीक है, लक्ष्मण जी अहंकार और अभिमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनके सामने अहंकार और अभिमान का बात करेंगे तो वो तुरंत आपको जवाब देंगे। ठीक है, जैसे परशुराम जी को उन्होंने बार बार जवाब दिया। ठीक है, वह एक कुशल योद्धा एवं वीर पुरुष भी हैं। इतना आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है, बहुत ही अच्छे से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, यानी इस चैप्टर को आपने पढ़ा और इस चैप्टर का जो भाग जो पोर्शन आपको सबसे बेस्ट लगा या कह लो फनी लगा, मजाकिया लगा या सबसे इंटरेस्टिंग लगा, उसे आपको अपने संवाद शैली में यानी अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो मैंने लिख दिया, आपको जो लगे वो आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्न में नंबर नहीं कटेगा। तो लिखेंगे कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद का यह अंश मुझे सबसे रोचक लगा। ठीक है, कौन सा अंश? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बोलते हैं हंसते हुए। ठीक है, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो बार बार मुझे ये फरसा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो पर्वत को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। अर्थात कि यहाँ इतना नाजुक कोई नहीं है जो केवल आपके फरसे को देख करके डर जाएगा। और परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को अपना फरसा दिखा रहे थे और उसी के दम पर उनको बार बार डरा रहे थे। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने उनसे ये बात बोला था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और पीपीटी बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, ये पहले चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया और अगला चैप्टर भी आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना दूंगा आसानी से। ठीक है,
यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर पद्यांश दिया गया है और इसके आधार पर परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या जानकारी दिया है वो हमें आंसर में लिखना है। तो यहाँ पर मैं पहले एक बार आपको पढ़ा देता हूँ इसे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी कि परशुराम जी कहते हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी, अति कोही मतलब अत्यंत क्रोधी मुनि हूँ, इस कह लो ऋषि हूँ। ठीक है, और विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, अर्थात क्षत्रियों के कुल के द्रोही के रूप में मैं पूरे संसार में विश्वविख्यात हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, यानी कि भुजबल मतलब अपने भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि माने इस धरती को भूप बिन अर्थात राजाओं से हीन कर दिया। भूप बिनु कीन्ही मतलब राजाओं से हीन कर दिया, अर्थात सभी राजाओं को मार डाला। और विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और कई बार मैंने इस धरती को महिदेवन दीनी अर्थात देवताओं को मैंने दान कर दिया। ठीक है, कई बार इस धरती को मैंने दान कर दिया। और साहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, और मैंने अपने इस फरसे के बल पर, ठीक है, अपने हे राजकुमार, महीप कुमारा मतलब हे राजकुमार, परशुराम कह रहा है लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण तुम इस फरसे को देखो, अर्थात इस फरसे को देखो, इसी फरसे के दम पर मैंने साहस बाहु की, अर्थात उनके परशुराम जी का दुश्मन था जिनका नाम था साहस बाहु, मैंने साहस बाहु की भुजाओं को काट डाला। छेद निहारा मतलब काट डाला, अंग भंग कर दिया। ठीक है, इसी फरसे के दम पर, इसलिए तुम भी इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, और आगे लिखेंगे कि मातु पिता ही जनि सोच बस करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो, अर्थात महिष किशोर मतलब राजकुमार। ठीक है, राजा का पुत्र, हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत डालो, अर्थात उनके लिए कष्ट मत पैदा करो, क्योंकि मेरा ये फरसा इतना भयानक है, इतना कठोर है, इतना घोर है, इतना भयंकर है कि इसके डर की वजह से गर्भन के अर्थात स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चे भी अर्भक दलन अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे भी इस फरसे की भयंकरता से, कठोरता से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम क्या, तुम तो बस एक खेत की मूली हो, बस ऐसे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में देखिए लिखेंगे कि परशुराम कहते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी प्रकृति के हैं और पूरे संसार में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दिया है। ठीक है, और अपने हाथ में लिए हुए फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को उन्होंने काट डाला है। इसलिए हे राजकुमार मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार आगे कहते हैं, राजकुमार तू क्यों अपने माता पिता को संकट में डाल रहा है? मेरे इस फरसे की कठोरता से गर्भ में पल रहे बच्चे भी, यानी बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषताएं क्या क्या बताई हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में कि लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला नंबर पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, पूरा में से पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो लिखेंगे कि वीर योद्धा अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपनी वीरता का कभी भी बखान नहीं करता है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरी विशेषता उन्होंने बताया कि वीर योद्धा को विनम्र होना चाहिए और अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तीसरा लिखेंगे कि वीर योद्धा को अपने देश, धर्म और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ठीक है, वीर योद्धा में साहस होना चाहिए जो उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे। बस इतना आपको लिखना है इस हेडिंग में। लक्ष्मण जी ने वीर पुरुष की बस यही विशेषताएं बताई थी। अगला देखते हैं, छठवां प्रश्न है आप सभी के सामने कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के अंदर पावर भी है और साहस भी है, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है तो व्यक्ति अच्छा नहीं है। ठीक है, कहते हैं साहस और शक्ति हो और इसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी हो, विनम्र हो व्यक्ति, तो सबसे बेहतर है। इस कथन पर अब आप अपने विचार को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे भाई कि साहस और शक्ति जो है ये निस्संदेह बिना किसी डाउट के, ये मैं कह सकता हूं कि ये जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण है। अगर साहस और शक्ति नहीं है तो व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता।
ठीक है। साहस व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, जबकि शक्ति जो है उसे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। शक्ति जो है आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत प्रदान करती है, जबकि साहस जो है आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और उनसे लड़ने की ताकत प्रदान करती है। और विनम्रता जो है ये साहस और शक्ति को संतुलित करती है। यह व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि वह जो कुछ भी हासिल करता है वह अकेले उसके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। ठीक है। विनम्रता दूसरों के प्रति सम्मान और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देती है, जो एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनाने में मदद करती है। बस इतना आपको लिखना है, अच्छे से आपको पूरे अंक मिलेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। मैं देख रहा हूँ अभी तक कई भैया लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक वगैरह कर दिया करो आप, इसमें कमी तो किया ही मत करो। लाइक शेयर वगैरह आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके दम पर छोड़ देता हूँ। ठीक है। चलिए लाइक शेयर करिए तुरंत। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी पुरानी बुक है उसमें 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन जो नई बुक आई है, आपका जो नया सिलेबस है उसमें से और कट गए हैं। तो जितना आपको पढ़ना है केवल मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो कोर्स से हट चुका है उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आपके सिलेबस में है मैं उसको देख करके सारी चीजें बना रहा हूँ। ठीक है। तो 7वें का नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है। तो बिहासी लखनऊ बोले मृदुबानी। भाव स्पष्ट करने का मतलब कि इन दोहों का, ये कह लो जो भी है, चौपाई छंदई, आपको इसका अर्थ लिखना है। ठीक है। भाव स्पष्ट करना है। तो बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। ठीक है। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। ठीक है। यानी कि लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोलते हैं परशुराम जी से कि अहो मुनीसु महाभटमानी, अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ है मुनीश्वर, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ को फूंक करके उड़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसका भावार्थ लिख देंगे कि लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं। व्यंग कसने का मतलब यह है कि मजाक उड़ाते हुए। ठीक है। कोमल वाणी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप पर्वत को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हो। अर्थात आपके इस फरसे को देखकर मैं ही नहीं डरने वाला। इसको मैं ही नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं लिखना है। ठीक है। मैं नहीं डरने वाला। ठीक है भाई, ऐसा आप लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका अर्थ यहाँ पर देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर कुम्हड़ बतिया शब्द का मतलब क्या है मैं इसको बता देता हूँ। कुम्हड़, कुम्हड़ माने इसको बोलते हैं कुम्हड़ा। कुम्हड़ा क्या है दोस्तों, देसी भाषा में कहा जाए तो कुम्हड़ा, और खड़ी बोली में कहा जाए तो इसको कद्दू बोलते हैं। कद्दू आप लोग जानते हैं एक सब्जी होती है। और कद्दू की बतिया माने जो कद्दू का छोटा छोटा फल होता है, उसको हमारे यहाँ देहातों में क्या कहते हैं कि अगर आप इसको तर्जनी अर्थात अंगुली दिखा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा और फिर नहीं जिएगा। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया के समान कोमल कोई नहीं है। अर्थात छोटा जो कुम्हड़ बतिया का फल होता है, कुम्हड़े का जो फल होता है, उतना नाजुक कोई नहीं है जो आपके इस फरसे को देख करके मर जाएगा। तर्जनी अर्थात फरसे को देख करके, तर्जनी शब्द से यहाँ पर फरसे की ओर इशारा किया गया है कि आपके इस फरसे को देख करके मर जाएगा। ठीक है। देख ही कुठारू सरासन बाना, मैंने आपको धनुष बाण और फरसे को अच्छे तरीके से देख लिया है, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और ये मैं अभिमान पूर्वक आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। तो भाव में देखेंगे कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैं कोई कुम्हड़ बतिया अर्थात एक प्रकार का बहुत ही कोमल फल जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाता है नहीं हूँ। ठीक है। मैं कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हूँ जो आपकी धमकी से डर जाऊंगा। मैंने आपके फरसे, धनुष बाण और आपके पराक्रम को अच्छी तरह से देख लिया है और समझ लिया है कि आप केवल डरा रहे हैं, आपके अंदर कोई ताकत नहीं है। ठीक है। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं उनसे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखना है हमको। तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर हमको 8 से 10 लाइनें लिखनी है इस चैप्टर के अनुसार। ठीक है। तो लिखेंगे कि तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी में ये आएगा। ठीक है। पहला है, लिखेंगे कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया, यानी उनकी भाषा अवधी है, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, जिससे उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंच सकी। ये पहली लाइन हो गई।
दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे कि उनकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि पाठक आसानी से उनके काव्य में डूब जाते हैं। तीसरा लिखेंगे कि तुलसीदास के शब्दों में भावनाओं की गहराई और संवेदनाओं की मर्मस्पर्शिता झलकती है। चौथा नंबर लिखेंगे कि उनके काव्य में संवादों का प्रयोग पात्रों के अनुसार किया गया है, जो भाषा को जीवंत बनाता है। ठीक है। पांचवा नंबर लिखेंगे कि उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सहजता से प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सौंदर्य और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। छठवां नंबर लिखेंगे कि दोहा और चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा को मधुर और लयबद्ध बनाया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। यहाँ पे सातवां हो चुका है ना, छठवां ही हुआ है अभी। हाँ, केवल 6 हुए हैं। सातवां इधर देखिए कि तत्सम और तद्भव शब्दों का उचित मिश्रण करके उन्होंने भाषा को समृद्ध किया है। आठवां नंबर लिखेंगे कि मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से उनकी भाषा में सजीवता और व्यंग्यात्मकता आ गई है, यानी फनी हो गई है उनकी भाषा थोड़ा। नौवां नंबर में लिखेंगे कि उन्होंने प्रकृति का वर्णन भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, जिससे पाठक दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कर लेता है, फील कर लेता है पढ़ते वक्त ही। 10वां नंबर में लिखेंगे उनकी भाषा में भक्ति और दर्शन का समावेश या उनकी रचनाओं को और भी प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, 10 लाइनें आपको लिखनी है। अब देखिए 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। अर्थात इस पूरे चैप्टर में मजाक ही मजाक भरा हुआ है, व्यंग ही व्यंग भरा हुआ है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करो कि कहां कहां पर मजाक भरा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे इस पूरे प्रसंग में अर्थात इस पूरे चैप्टर में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, जिसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला नंबर देंगे कि परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण का व्यंग। लिखेंगे कि जब परशुराम शिव धनुष टूटने पर क्रोधित होकर लक्ष्मण को मारने की बात करते हैं, तब लक्ष्मण व्यंग पूर्वक कहते हैं कि हे मुनि, हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए, और यह धनुष कौन सा नया है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। पहला मजाक तो ये हुआ। दूसरा नंबर लिखेंगे कि परशुराम की वीरता का मजाक उन्होंने उड़ाया। इसमें लिखेंगे कि परशुराम अपने बल और क्रोध का बखान करते हैं, तो लक्ष्मण व्यंग से कहते हैं कि आप तो सचमुच महान योद्धा हैं, फरसे को बार बार दिखाकर हमें डरा रहे हैं, मानो आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हो। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। तीसरा नंबर लिखेंगे गुरु ऋण और माता पिता का ऋण। इसमें लिखेंगे जब परशुराम क्रोधित होकर विश्वामित्र से कहते हैं कि वे लक्ष्मण को मारकर गुरु के ऋण से अर्थात गुरु के कर्ज से उऋण होना चाहते हैं, अर्थात बचना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, माता पिता का ऋण तो आप उतार चुके हो और अब गुरु का ऋण बस भारी पड़ा है। ठीक है, भारी पड़ रहा है, बस इतना आपको लिखना है। ये 3 व्यंग बहुत ही अच्छे हुए। व्यंग तो बहुत जगहों पर है, पर फिर ऐसे में बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। बस इतना आपको लिखना है, पूरे अंक मिलेंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान करके आपको लिखना है। अब इस प्रश्न में भी पुरानी बुक में 3-4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन हमारे नए सिलेबस में और कट चुके हैं, तो जितना है केवल हमें उतना पढ़ना है। पहला है कि बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। ठीक है, यानी बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, ये परशुराम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अक्षर रिपीट हो रहा है, बाबा बाबा बाबा। तो जब एक अक्षर बार बार रिपीट हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे अनुप्रास अलंकार पहले नंबर में। का नंबर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति होने का मतलब रिपीटेशन हुआ है, यानी बा वर्ण बार बार आ रहा है। अब दूसरा है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अर्थात करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन है। तो यहाँ पर 2 अलंकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर का 2 बार आया। देखिए कोटि कुलिस 2 बार रिपीट हुआ ना, तो कोटि कुलिस में का वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा लिखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों? जहां पर 2 चीजों की आपस में उपमा की जाए, तुलना की जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर तुलना किया गया कि कोटि कुलिस अर्थात करोड़ों वज्र के सम माने समान तुम्हारी बाणी है। ठीक है, लक्ष्मण जी ने बोला कि हे परशुराम जी, आपकी बाणी तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तो लिखेंगे क्योंकि परशुराम जी की वाणी को वज्र के समान कठोर बताया गया है, अर्थात उनकी वाणी की तुलना वज्र से की गई है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ से ये आज का चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।